हेलो एवरीवन। यूजीसी नेट प्रिपरेशन जोन में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप लोग सभी ठीक होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसे कि हम यूजीसी नेट प्रिपरेशन जोन में पॉलिटिकल साइंस पेपर 2 के प्रैक्टिस सेट आज 19 करने जा रहे हैं। और आपको पेपर 1 और पेपर 2 की दोनों प्लेलिस्ट मिल जाएंगी और भी पॉलिटिकल साइंस से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूनिट वाइज वो आपको अलग अलग मिल जाएंगे, जिससे कि आपकी एक क्विक रिवीजन हो जाएगी। पूरी यूनिट को हमने एमसीक्यूज की फॉर्म में, जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, उनको कवर किया है। तो चलिए आज हमारा प्रैक्टिस सेट 19 करते हैं। और जिस बच्चे ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया कीजिए। तो चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजनीतिक सिद्धांत को सरकार के उद्देश्य के बारे में व्यवस्थित सोच के रूप में किसने परिभाषित किया था? लीकॉक ने, गार्नर ने, पार्लियामेंट टाउन्स ने या बर्लिन ने? तो जो पार्लियामेंट नॉट्स थे, इन्होंने राजनीतिक सिद्धांत को जो है सरकार के उद्देश्य के बारे में व्यवस्थित रूप से परिभाषित किया था। नेक्स्ट है, लेनिन के लेखों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो लेफ्ट विंग कम्युनिज्म, द स्टेट एंड रिवॉल्यूशन, द प्रोलिटरेरियन रिवॉल्यूशन एंड रेनेगेड कोस्टिकी, द वार एंड द सेकंड इंटरनेशनल। तो द वार एंड द सेकंड इंटरनेशनल कब आती है बच्चों? ये आती है 1932 में। फिर उसके बाद आती है द स्टेट एंड रिवॉल्यूशन 1970 में। द प्रोलेटेरियन रिवॉल्यूशन एंड रेनेगेड कोस्ट की ये आती है 1918 में। और आपकी लेफ्ट विंग कम्युनिकेशन आती है 1920 में। तो इसको आप इनके ईयर वाइज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माओ की सुप्रसिद्ध उक्तियों में निम्नलिखित में से कौन सा समाविष्ट नहीं है? तो माओ के बारे में उक्तियां दी गई हैं, तो कौन सा समाविष्ट नहीं है? युद्ध में शस्त्र महत्वपूर्ण कारक होते हैं परंतु निर्णायक नहीं। यानी युद्ध में हथियार तो जरूरी हैं, लेकिन युद्ध हथियार जो है निर्णय नहीं निकाल सकते या उसका हल नहीं निकाल सकते। राजनीतिक खून खराबे के बगैर युद्ध पार्टी गन को नियंत्रित करती है और गन को पार्टी को नियंत्रण करने की अनुमति कभी नहीं दी जानी चाहिए। यानी कि हथियार जो है वो किसी पार्टी के द्वारा नियंत्रित होता है, ना कि हथियार से किसी पार्टी को नियंत्रण करने की अनुमति देनी चाहिए। आइए सैकड़ों फूलों को खिलने दें और सैकड़ों विचारधाराओं को प्रतिस्पर्धा करने दें। तो माओ के कौन से समाविष्ट नहीं है इनमें से? तो राजनीतिक खून खराबे के बगैर युद्ध, ये माओ नहीं समाविष्ट करते। फिर है, सावित्री के लेखक कौन है? तो सावित्री के लेखक कौन है? एम एन रॉय, महात्मा गांधी, अरविंद या आर टैगोर? तो अरविंदो घोष की जो थी ये रचना थी। और इनकी और भी काफी रचनाएं हैं, द लाइफ डिवाइन, एसेज ऑन द गीता, सावित्री, द ह्यूमन साइकिल, द सिंथेसिस ऑफ योग। फिर है, एक बार प्रभु को प्रवेश करने दिया जाता है तो मानव की संप्रभुता का अंत हो जाता है। यानी कि एक बार भगवान को अगर प्रवेश करने दिया जाता है तो मनुष्य की संप्रभुता का अंत हो जाता है। ये किसने कहा है? बी आर अम्बेडकर, विवेकानंद, एम एन रॉय या नेहरू? तो जो एम एन रॉय थे, उनकी प्राचीन मानवतावाद और धर्म की प्रधानता को स्वीकार नहीं करते थे। उनके अनुसार जो मनुष्य है वो अपने भाग्य को खुद बनाता है और उसकी जितनी क्षमता होती है वो उस प्रकार संसार में अपना जीवन व्यतीत करता है। और ये अपनी पुस्तक न्यू ह्यूमनिज्म ए मैनिफेस्टो में लिखते हैं। मूल्य के श्रम सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? तो मूल्य के श्रम सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? हॉब्स, लॉक, रूसो या बेंथम? तो लॉक के अनुसार जो है व्यक्ति श्रम और उसकी योग्यता की संपत्ति की तरह होती है और इसे बेच भी सकता है और दूसरे आदमी से इसे खरीद भी सकता है। नेक्स्ट है, मैकेवेली के लेखों के संबंध में कौन सा सही है? तो डिस्कोर्सेस, द गोल्डन एज, द आर्ट ऑफ वार और उपरोक्त सभी। तो मैकेवेली के अगर उसमें हम देखें
तो द गोल्डन एज। फिर है प्लेटो ने अनंतः वास्तविकता की प्रकृति का अपना सिद्धांत विकसित किया और निम्नलिखित के अंदर वास्तविक विषय को स्पष्ट किया। किसमें स्पष्ट किया? द रिपब्लिक में, द पॉलिटिक्स में, द लॉज में, या द टीमाउस में। तो प्लेटो ने अपने जो अनंत वास्तविकता की प्रकृति को अपनाया था उस सिद्धांत को टीमाउस में व्यवस्थित स्पष्ट किया है। कथन कारक है रोल्स के लिए अधिकार अच्छे से पूर्व की स्थिति है। यानी रोल्स का जो न्याय था, जो उसके नियम थे, उसमें जो अच्छा अधिकार जो है अच्छे से पहले की स्थिति है। कारण क्या देता है कि कुछ के लिए स्वतंत्रता की हानि को दूसरे के बीच बांटे वृद्ध उत्तम द्वारा अधिकार बना लिया जाता है। तो ये दोनों बातें तो अलग अलग हैं भाई, इससे मैच नहीं करते, पर बी आंसर राइट हो जाएगा। व्याख्या सही नहीं है, बाकी वाक्य दोनों ठीक है। राज्य और क्रांति के बारे में मार्क्स का सिद्धांत किससे लिया गया है? राज्य और क्रांति के बारे में मार्क्स का सिद्धांत जर्मन क्लासिक दर्शन से, ब्रिटिश राजनीतिक अर्थव्यवस्था से, फ्रांसीसी क्रांतिकारी परंपरा से, या स्वतंत्रता का अमेरिकन युद्ध से। तो राज्य और क्रांति के बारे में मार्क्स का जो सिद्धांत है वो फ्रांसीसी क्रांतिकारी की परंपरा से लिया गया है। और कार्ल मार्क्स जो 19वीं सदी का महान मार्क्सवादी विचारक थे, उन्हें क्या मानना था कि उनका जो राज्य का शोषण, राज्य जो है वो शोषण का एक यंत्र है। यानी राज्य से केवल हम शोषण कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरस्तु ने इनके द्वारा प्रदर्शित आदर्श राज्यों के समीक्षात्मक अध्ययन के प्रति अपने को अप्रयुक्त किया। फेलिस के, हिपोपेडस में के, प्लेटो के, या उपरोक्त सभी के? तो अरस्तु ने इन सभी के किया था भाई। नेक्स्ट है निम्नलिखित देशों के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति तीसरे स्तर के लिए चुनाव नहीं लड़ सकते। तो यूएस के राष्ट्रपति, फ्रांसीस के राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति, या भारत के उपराष्ट्रपति? उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए पूछा गया भाई। उपराष्ट्रपति के चुनाव लड़ने की ऐसी कोई है ही नहीं कि आप तीसरी बार चौथी बार नहीं लड़ सकते। और राष्ट्रपति के चुनाव के लिए है, आप यूएस में जो है नहीं लड़ सकते। तो ये जो है इसका आप कोई उत्तर नहीं माना जाएगा। ये एनटीए ने भी इसको सबको ग्रेस मार्क्स दे दिया था इस क्वेश्चन का। यूएसए की राष्ट्रपतीय प्रणाली की सरकार की विशेषता कौन सी नहीं है? राष्ट्रपति का सीधे चुनाव, राष्ट्रपति और प्रधानमंडल के कार्यकाल की निश्चित अवधि, विधानमंडल तथा कार्यकारी के बीच शक्तियों का संलयन, राष्ट्रपति राज्य के प्रधान के रूप में कार्य करता है। तो राष्ट्रपति के सीधे चुनाव होते हैं। राष्ट्रपति और विधानमंडल में कार्य की निश्चित अवधि भी होती है। राष्ट्रपति राज्य के प्रधान के रूप में कार्य भी करता है, लेकिन विधानमंडल और कार्यकारी के बीच शक्तियों का संलयन नहीं होता। तो आंसर सी राइट हो जाएगा। आलमंड एवं बर्बा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश नागरिक संस्कृति के बारे में उनकी अवधारणा के सबसे समीप है? आलमंड और बर्बा के अनुसार बताना आपको जो नागरिक संस्कृति के बारे में जो उनकी अवधारणा थी उसके समीप है। यूएसए, पश्चिम जर्मनी, मैक्सिको, या ग्रेट ब्रिटेन? तो ग्रेट ब्रिटेन जो है वो आलमंड और बर्बा की जो अवधारणा थी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, जनधारणा, इन सभी के प्रति, संस्कृति के प्रति इनके समीप था। एंड जैसा वे सोचते थे, जैसे कैसा होना चाहिए, तो वो ब्रिटेन में उनको देखने को मिलता था। निम्नलिखित में से किन देशों में जज को लोग निर्वाचित करते हैं? यानी जो जज होते हैं उनको आम पब्लिक निर्वाचित करती है। नीचे दिए गए कोडों में उत्तर देना। तो यूएस में, स्विट्जरलैंड में, भारत में, या यूके में? तो यूएस और स्विट्जरलैंड में जो है संघीय न्यायालय होते हैं और संघ ही न्याय अधिकरण कहती हैं। निम्नलिखित में से किन देशों में न्यायालयों को न्यायिक पुनर्वालोकन का अधिकार नहीं है? तो यूएस का, यूके का, फ्रांस का, या भारत का? तो यूके और फ्रांस में जो है ये पूर्वालोकन का अधिकार नहीं है।
निम्नलिखित में से किसने कहा कि संघवाद पुराना है? यह अपने प्रभाव में अनिवार्य तौर पर नकारात्मक है। यह सकारात्मक कार्यवाही के लिए उपयुक्त नहीं है। कार्य के प्रतिलिपिकरण के कार्य कारण वित्तीय रूप से महंगा है। तो डेविड स्टन, एसपी हंटिंगटन, केसी वियर या एच जे लॉस्की। तो संघवाद पुराना है और यह प्रभाव में अनिवार्य भी नहीं है और इसकी जो कार्यकारी वित्तीय रूप से महंगा भी पड़ता है, तो ये कहते हैं एच जे लॉस्की। नीचे दो कथन दिए गए हैं। अभिकथन है, आज सरकार का संसदीय रूप विश्व भर में सर्वाधिक स्वीकार्य प्रणाली है। जो संसदीय रूप है सरकार का वो विश्व भर में सबसे सर्वाधिक प्रणाली, यानी सब इसको अपनाना चाहते हैं। अच्छी भाई एक फॉर्मुलेशन है कि आपको कैसे संघ का बनाना चाहिए। कारण क्या देते हैं? क्योंकि संसदीय प्रणाली में मंत्रीगण विधानमंडल से अपनी लोकतांत्रिक वैधता प्राप्त करते हैं और उसी को जवाबदेही होते हैं। तो दोनों ही बातें ठीक है और कारण भी सही व्याख्या करता है। स्पॉयल सिस्टम, यह शब्द किस पर प्रयुक्त होता है? तो स्पॉयल सिस्टम किस पर होता है? अभिरक्षक नौकरशाही पर, जाति नौकरशाही पर, संरक्षक नौकरशाही पर या योग्यता नौकरशाही पर। तो स्पॉयल सिस्टम जो है यह शब्द सही होता है भाई संरक्षक नौकरशाही के संदर्भ में। और इसमें क्या होता है, इसके आधार पर जो भर्ती होती है वो संयुक्त राज्य अमेरिका में की जाती है। और इसमें जो एक ऐसा रूप है नौकरशाही का, इसमें ऐसा रूप है ये जिसमें जो लोक सेवक होते हैं उनकी नियुक्ति उनकी तुलनात्मक योग्यता के आधार पर नहीं की जाती, वर्ण नियत और प्रत्यक्षी के राजनीतिक संबंधों के आधार पर की जाती है। वर्ण देखा जाता है उनका। अधिकारीगण एक दूसरे के लिए कार्य सर्जित करते हैं। यह किसने बोला है कि अधिकारीगण जो हैं वो एक दूसरे के लिए कार्य सर्जित करते हैं? पीटर डकर ने, जेम्स म्यूर ने, पार्किंसन ने या एच फाइनर ने? तो ये पार्किंसन बोलते हैं कि अधिकारीगण जो होते हैं वो एक दूसरे के लिए कार्य सर्जित करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? प्रत्येक संसद दिवस का पहला घंटा प्रश्नों के लिए आरक्षित होता है। कि जो भी संसदीय दिवस होते हैं उसमें पहला घंटा जो है प्रश्नों के लिए आरक्षित होता है। शून्यकाल या जीरो आवर जो होता है वो संसदीय प्रथा के क्षेत्र में प्रारूपिक भारतीय नव प्रवर्तन है। नेक्स्ट है, नव लोक प्रशासन अद्वितीय रूप से अमेरिकन परिघटना है और प्रशासनिक क्रियाओं पर न्यायिक नियंत्रण नैसर्गिक नियम से निकला है। तो इसमें हो जाएगा भाई संयुक्त राज्य अमेरिका में जो लोक सेवा के लिए उच्चतर शिक्षा पर निवेदन करता है और अमेरिका में तो प्रशासनिक क्रियाओं पर न्यायिक नियंत्रण नैसर्गिक नियम से निकला है। यह कथन असत्य है। संवैधानिक सरकार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दें। संवैधानिक सरकार यह है, संवैधानिक सरकार क्या है? सीमित सरकार का रूप है। सीमित सरकार का रूप है। संवैधानिक सरकार जो होती है सीमित होती है। वहां है जहां सत्ता संविधान से ली गई है। संवैधानिक सरकार वहां है जहां सत्ता संविधान से ली गई, ये भी ठीक है। या संवैधानिक सरकार वह है जहां संविधान और कानून शक्ति का प्रयोग को सीमित करते हैं, ठीक है। जहां राज्य के प्रधान को नाम मात्र शक्ति नहीं भी, राज्य के प्रधान को तो बहुत शक्तियां प्राप्त होती हैं। तो 1 2 3 राइट आंसर हो जाएगा संवैधानिक सरकार के बारे में। फिर है, भारत में निर्वाचन संबंधी सुधार के साथ निम्नलिखित में कौन सा संबंधित नहीं है? तो भारत में निर्वाचन सुधार से संबंधित कौन सा नहीं है? इसमें से संथानम समिति, तारकुड़े समिति, इंद्रजीत गुप्ता समिति, दिनेश गोस्वामी समिति। तो भारत में जो नहीं है वो है संथानम समिति, नहीं है निर्वाचन संबंधी। जो इंद्रजीत गुप्ता समिति थी ये कब आई थी बच्चों? ये 1998 में। और तारकुंडे समिति जो है ये थी 1975 में। और दिनेश गोस्वामी जो समिति थी ये 1990 में। और संथानम समिति जो थी ये भ्रष्टाचार से संबंधित थी और इसका गठन कब होता है? 1962 में। यह भ्रष्टाचार से संबंधित थी, निर्वाचन संबंधी नहीं थी।
निम्नलिखित में से किस वाद में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशन सिद्धांत दोनों समान रूप से महत्वपूर्ण हैं और एक दूसरे के लिए त्याग नहीं किया जा सकता? तो एस आर बोमई बनाम भारत संघ, बालाजी बनाम मैसूर का राज्य, मिनवरा मिल्स बनाम भारत संघ, ए के गोपालन बनाम मद्रास का राज्य। तो ये हुआ था मिनवरा मिल्स बनाम भारत संघ मामले में हुआ था। और ये कब हुआ था केस? ये केस हुआ था 1980 में। उच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था दी थी कि भारतीय संविधान का जो मूल अधिकार है और जो निदेशक तत्व है उनके बीच में संतुलन रूप है दोनों के बीच में। और केशवानंद भारती केस में संविधान ने आधारभूत संरचना सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। केशवानंद भारती केस भी बार बार आता है। निम्नलिखित में से कौन सा कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित है? आनंदपुर साहिब प्रस्ताव, राजमन्नार समिति रिपोर्ट, पश्चिमी बंगाल सरकार ज्ञापन और सहकारिता रिपोर्ट आयोग रिपोर्ट। तो इसको कालक्रम में लगाना कि सबसे पहले क्या हुआ था। तो सबसे पहले आती है बच्चों राजमन्नार समिति रिपोर्ट। ये कब आती है? 1969। फिर आनंदपुर साहिब प्रस्ताव आता है। ये कब आता है? 1973। फिर आती है पश्चिम बंगाल सरकार का ज्ञापन। ये आता है 1977। फिर सरकारिया आयोग रिपोर्ट ये आती है 1988। ये इस तरह से आता है। सूची 1 को 2 के साथ सम्मिलित करना है। उप प्रधानमंत्री हैं और सरकार दी गई है। तो मोरारजी देसाई, जगजीवन राम, देवीलाल, एल के अडवाणी। तो मोरारजी देसाई किस सरकार से थे? ये थे कांग्रेस से। और कब से कब तक रहे मोरारजी देसाई? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आगे आप समझ लेना इनको। ये रहे 1967 से 69 तक। फिर जगजीवन राम रहे जनता पार्टी से। ये रहे 1979 में। फिर देवीलाल जी रहे नेशनल डेमोक्रेट। देवीलाल जी रहे यूनाइटेड फ्रंट से। देवीलाल जी रहे यूनाइटेड फ्रंट से 1989 से 90 तक। और एल के अडवाणी रहे नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस से। ये रहे 2002 से 4 तक। तो ये इस तरह से थे, आप इसको याद करें। नेक्स्ट है राज्य पुनर्गठन आयोग का सदस्य 1953 का सदस्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं था? यानी राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में का कौन सदस्य नहीं था? इनमें से फजल अली, वीपी मेनन, एच एन कुंजरू या के एन पणिकरण। तो जो दिसंबर 1953 का में भारत सरकार ने फजल अली आयोग की अध्यक्षता राज्य पुनर्गठन आयोग के उसमें किया था। इसमें अन्य 2 सदस्य थे, के एम पणिकरण और एच एन कुंजरू। तो वीपी मेनन नहीं थे, बाकी सही थे। फजल अली थे, एच एन कुंजरू थे, के एन पणिकरण थे। और राज्य पुनर्गठन अधिनियम जुलाई में 1956 में पास हुआ था। अभी 1956 में। इसके अनुसार जो है भारत में कितने राज्य थे? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। सर्वोच्च न्यायालय ने किस वाद में यह निर्णय किया कि मंत्रिमंडल में सदन के विश्वास का स्वयं सदन के पटल पर परीक्षण करना चाहिए? तो बी आर कपूर बनाम तमिलनाडु राज्य, एस आर बोमई बनाम भारत संघ, जगदम्बिका पाल बनाम भारत संघ, शमशेर सिंह बनाम पंजाब राज्य। तो सर्वोच्च न्यायालय ने एस आर बोमई बनाम भारत संघ
बाद में यह निर्णय किया था कि मंत्रिमंडल के में सदन के विश्वास का स्वयं सदन के पटल पर परीक्षण होना चाहिए। नेक्स्ट है, संविधान के विभिन्न भाग एक दूसरे पर क्रिया और प्रतिक्रिया करेंगे। न्यायालय को ऐसी स्थिति से उत्पन्न होने वाले प्रश्नों का निर्णय करना होगा, अपने कर्तव्य को पूरा करते हुए करना होगा, जैसे कि शायद किसी अन्य न्यायालय को अभी तक करने के लिए नहीं कहा गया है। यह कथन किसका था? न्यायाधीश पतंजलि शास्त्री का, न्यायाधीश हीरालाल कानिया का, न्यायाधीश पीबी गजेंद्र का, या डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का? तो यह कथन कहा था न्यायाधीश हीरालाल कानिया ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्राधिकारियों में से किसे जाति, प्रजाति या जनजाति अथवा जाति में समूह या जाति के किसी हिस्से को राज्य अथवा संघ राज्य के क्षेत्र के संबंध में अनुसूचित जाति घोषित करने का अधिकार है? क्या एक बार पढ़ना ज्यादा लेंथी हो जाते हैं क्वेश्चन इस तरह के। यानी किस प्राधिकारी में यह बोलता है कि प्रजाति और जनजाति, जनजाति और जाति और जाति समूह के जाति के किसी विशेष हिस्से को राज्य और अथवा संघ राज्य के क्षेत्र में संबंधित अनुसूचित जाति घोषित करने का अधिकार। यानी अनुसूचित जाति घोषित करने का अधिकार की मेन बात यह है इसकी, आप किसी देश में, किसी राज्य में, किसी राज्य के किसी जिले में, किसी जिले के किसी गांव में, स्थान में, किसी समूह में किसी जनजाति घोषित कौन कर सकता है? अधिकार किसे है कि हाँ ये जनजाति है, अनुसूचित जनजाति? तो प्रधानमंत्री, संसद, न्यायाधिकरण या भारतीय राष्ट्रपति। तो भारतीय राष्ट्रपति जो हैं वो किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार रखते हैं और उसके क्षेत्रफल को घटाने और बढ़ाने का अधिकार भी रखते हैं। अंतर राज्य परिषद का मुख्य कार्य निम्नलिखित में से कौन सा है? अंतर राज्य नदी जल विवाद का निपटारा। अब आप ये देखो कि क्वेश्चन कैसे देते हैं। अभी पिछला क्वेश्चन जो था इतना लेंथी कर दिया, डायरेक्ट भी पूछ सकते थे कि भाई भारत में किसी भी जाति को या किसी भी समुदाय को अनुसूचित जनजाति घोषित करने का अधिकार किसको है? एक लाइन में खत्म हो जाता और आराम से समझ में भी आ जाता। आधे से ज्यादा बच्चे तो इसको रीडिंग करने में ही बदल हो जाते हैं। इसीलिए क्वेश्चन को शॉर्ट से शॉर्ट करो, समझो कि एग्जामिनर पूछना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन अलग अलग नहीं आते, क्वेश्चन को ही तोड़ मरोड़ के पेश किया जाता है। आपको एक दिन मैं बताऊंगा, आप चलो अपना एग्जाम दीजिए, आपको मैं मोस्ट ऑफ दी बुक्स बताऊंगा कि किस में से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पुटअप किए गए, सबसे ज्यादा बुक कौन सी बुक है जो मेन मेन अब आज तक की 5-10 बुक है जिसमें से बार बार क्वेश्चन आते हैं। और उनमें से ये नहीं कि क्वेश्चन ही ऐसे चीज उठ के आता है, वो थ्योरेटिकल बुक है, उनकी एज पर लाइन उन लाइनों में से क्वेश्चन आ रहे हैं। अंतर राज्य परिषद का मुख्य कार्य निम्नलिखित में से कौन सा है? अंतर राज्य नदी जल विवाद का निपटारा, राज्यों के बीच वस्तुओं के ले जाने एवं ले आने से संबंधित विवादों का निपटारा, केंद्र राज्य संबंधों को सुधारने पर वाद विवाद करना, या अंतर राज्य सीमा विवादों को निपटाने हेतु फोरम के रूप में कार्य करना। तो अंतर राज्य परिषद जो है वो किसके अंदर कार्य करती है? अनुच्छेद 263 के अंतर्गत। और इसमें क्या सोल्व करती है कि केंद्र राज्य संबंधों को सुधारने के वाद विवाद करना। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिकथन और कारण है। अभिकथन क्या है? केंद्रीय सेवा अधिकारी अखिल भारतीय सेवा अधिकारी नहीं है, परंतु उनके काम की प्रकृति तथा नियुक्तियों की प्रकृति उन्हें सचमुच में अखिल भारतीय विशेषताओं के अनुरूप बना देती है। ठीक है। कारण कहते हैं कि अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों के विपरीत केंद्रीय सेवा अधिकारी राज्यों में काम करते समय राज्य सरकारों के अंतर्गत काम नहीं करते हैं। तो राइट है ये, जब केंद्रीय हो गए तो राज्य सरकार के अंडर क्यों करेंगे? बाकी बी आंसर हो जाएगा। बात दोनों ठीक है लेकिन व्याख्या सही नहीं है। यूपीएससी यूपीएससी का कार्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, पूछा इसने। संघीय सरकार को भर्ती पद्धति से संबंधित सभी मामलों पर और सिविल सेवा में नियुक्ति करने के लिए जिन सिद्धांतों का पालन करना है उन पर परामर्श देना। यानी इतना लंबा खींच देते हैं, यूपीएससी के कार्य नहीं पूछा है। पहले स्टेटमेंट इतनी लेंथी कि बच्चा पढ़े और टाइम वेस्ट करे, नॉर्मल सी बात है भाई। जो भर्ती के नियम हैं और उनसे सलाह देनी
देता है, या जो प्रमोशन है उनको उनके बारे में सचेत कर सरकार को बताता है, या जो सिविल सेवा को प्रभावित करने वाले नियम, जो नए रूल रेगुलेशन अगर कुछ बनाने हैं, या जो सिविल सेवा में लगे हुए जो आईएएस आईपीएस हैं उनके बदली से संबंधित परामर्श देता है। तो यूपीएससी सारे काम करता है, उनकी भर्तियों के मामले देखता है। यूपीएससी बोर्ड है एक, तो बोर्ड का काम क्या नहीं होगा, बस उनकी प्रमोशन के बारे में बात करना, क्योंकि प्रमोशन सरकार खुद देखी। बोर्ड का काम होता है सिर्फ भर्ती करना, भर्ती के नियम बनाना, भर्ती के लिए क्वालिफिकेशन पैरामीटर्स, इंटरव्यू मार्क्स, एग्जाम कंडक्ट कराना। आप भी देख ले सकते हैं कि कोई भी बोर्ड है वो क्या क्या कार्य करता है। बस ये कि क्वेश्चन को लेंथी बना देते हैं, इतना ज़्यादा वो कर देते हैं लैंग्वेज में डिफर कि आप पढ़ो समझो, उसको पता नहीं क्या पूछ लिया। और ऑनलाइन एग्जाम है, टाइम लिमिट कम है, तो आप इतना ऑफलाइन और ऑनलाइन में ये भी फर्क होता है कि एक ऑनलाइन में आप कर्सर से उसको रीडिंग करते हो और स्क्रीन देखते हो, टाइमिंग आंखों पे भी जोर पड़ता है, और ऑफलाइन में आप इजीली तो उसको थोड़ा तोड़ मरोड़ के भी पढ़ सकते हो, देख सकते हो। निम्नलिखित में कौन से राजनीतिक अधिकार भारत में सिविल सेवकों को उपलब्ध नहीं है? राजनीतिक अधिकार हैं जो भारत में सिविल सेवकों को उपलब्ध नहीं है। सिविल सेवक जो आईएएस आईपीएस हैं उनको उपलब्ध नहीं है। तो राजनीतिक विचार व्यक्त करना नहीं कर सकते वो अपने राजनीतिक विचार व्यक्त। कौन सा आईएएस आईपीएस अपने राजनीतिक विचार रखे है? सरकार के खिलाफ तो उनको कुछ बोलना ही नहीं, कुछ सोचना ही नहीं। तो एक तो यही हो गया। फिर हो जाता है हमारा राजनीतिक आंदोलन को समर्थन देना। ये तो बिल्कुल भी नहीं है। आप किसी भी हायर पोस्ट पे जाके कोई भी राजनीतिक बात या कोई भी प्रेजेंट सरकार के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। राजनीतिक दल को वित्तीय योगदान देना, ये तो बिल्कुल भी नहीं है, आपका सारी ब्लैक मनी मानी जाएगी। राजकीय तथा राष्ट्रीय चुनावों में मतदान करना, ये आप कर सकते हो, आप अपनी वोट डाल सकते हो, बट बाकी ये तीनों में से कुछ नहीं। कल को आप गवर्नमेंट जॉब लगोगे, आप प्रोफेसर लगोगे, तो आपको किसी राजनीतिक मुद्दे पर नहीं बोलना है, कुछ नहीं कर सकते आप सरकार के खिलाफ। तो एक दो तीन ठीक हो जाएंगे। प्रभुत्व जाति पर का विचार निम्नलिखित में से किसने दिया था? तो प्रभुत्व जाति का विचार जो है रजनी कोठारी, पॉल आर ब्रॉस, एम एन श्रीनिवास, लॉयड आई रुडोल्फ। तो ये देते हैं एम एन श्रीनिवास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सम्मिलित करना है। तेलंगाना राष्ट्रीय, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, या शिरोमणि अकाली दल। और नेता दिए गए इनके। नेता में आप लोग कंफ्यूज ना होना, क्योंकि नेता भाई रोज बदलते रहते हैं, डेली आप देखते हैं, आज इस पार्टी में कल उसमें चले गए। लेकिन ये आपको देखना है कि मोस्टली किस पार्टी में रहे हैं, ज्यादा टाइम सा कहाँ निकाला इन्होंने, तो उसके अकॉर्डिंग। जैसे कि इसमें आप देख लो, नवजोत सिंह सिद्धू जो है, ये इसमें भारतीय जनता पार्टी दी गई है। तो ये उस समय भारतीय बीजेपी में थे, लेकिन आजकल कांग्रेस में है। तो इस हिसाब से तेलंगाना राष्ट्रीय समिति जो है चंद्रशेखर राव, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी है महबूबा मुफ्ती, और शिरोमणि अकाली दल है कल्याण सिंह। नेक्स्ट है, राज्यपाल को मुख्यमंत्री को निलंबित करने का अधिकार होता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? राज्यपाल को मुख्यमंत्री को निलंबित करने का अधिकार होता है। इसमें गवर्नर दिए गए हैं और मुख्यमंत्री बर्खास्त दिए गए हैं, किसने किसको किया। धर्मवीर अजय मुखर्जी, गवर्नर धर्मवीर थे, मुख्यमंत्री अजय मुखर्जी थे। गोपाल रेड्डी गवर्नर थे, चरण सिंह मुख्यमंत्री थे। रमेश भंडारी जो है गवर्नर थे, और कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे। लेकिन कुमुद जोशी और एन टी रामा राव ये सही मैच नहीं है, क्योंकि इनका आपस में विवाद हुआ था, और कुमुद जोशी ने जो है विवादित बयान दिया था। भारत में दुर्लभता की राजनीति के बारे में निम्नलिखित में से किसने बात की? पॉल आर ब्रास ने, पॉल वालेस ने, माइनरो विनर ने, या मॉरिस जोन्स ने। तो दुर्लभता की राजनीति की बात कौन करते हैं? माइरोन विनर। पदोन्नति के लिए योग्यता निर्धारित करने की दक्षता रिकॉर्ड पद्धति इसमें प्रयोग में लाई जाती है।
यूएस में, स्विट्जरलैंड में, यूके में या भारत में? तो यूएस में जो है, अमेरिका में जो है, कार्य कुशलता मापने के लिए एक बहुत बड़ा क्षेत्र बना दिया गया है, जिसमें कर्मचारियों की कुशलता को निर्धारित करने के लिए एक एग्जाम बेस्ड होता है, यानी हर चीज में से आपको गुजरना पड़ता है, मैथ में से, आईक्यू से, अ- और अब भी काफी चीजें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित राज्य में से 2013 तक किसने स्थानीय सरकारों के लिए ओम्बुड्समैन की स्थापना की? ओम्बुड्समैन की स्थापना की है। बिहार, केरल, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश। तो भारत के जो केरल राज्य ने केवल 2013 तक जो है स्थानीय सरकारों के लिए ओम्बुड्समैन की स्थापना की है। और महाराष्ट्र भारत का पहला ऐसा राज्य है जिसने सबसे पहले लोकायुक्त का गठन किया था भाई। संगठन का प्रथम सशक्त या सुसंगत सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे समझा जाता है? तो मानव संबंध सिद्धांत को, वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत को, व्यवस्था संबंध सिद्धांत को, या नौकरशाही सिद्धांत को? तो संगठन का प्रथम सुसंगत सिद्धांत वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत को समझा जाता है। यह सिद्धांत जो 19वीं 20वीं शताब्दी में क्रांति में आया था। और टेलरी ने इसको प्रतिपादित किया था भाई, वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत को। उस देश का नाम बताइए जिसने दूरस्थ भर्ती व्यवस्था सबसे पहले विकसित की थी। तो दूरस्थ भर्ती व्यवस्था सबसे पहले किसने की थी? ये की थी चीन ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका वर्णन संपूर्ण लोक क्रमिक संरचना की महत्वपूर्ण वस्तु के रूप में किया गया है? पदोन्नति का, भर्ती और चयन का, अनुशासन का, अनोबल का? तो संपूर्ण लोक कर्मिक संरचना की महत्वपूर्ण वस्तु के रूप में किया गया है भर्ती और चयन का। नवलोक प्रशासन के उद्भव और विकास में निम्नलिखित युग परिवर्तन घटनाओं को कालानुक्रमिक रूप में व्यवस्थित कीजिए। तो मिनरो बुक कॉन्फ्रेंस, लोक सेवा के लिए उच्च शिक्षा पर हनी रिपोर्ट, लोक प्रशासन के सिद्धांत एवं व्यवहार पर फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस, या टुवर्ड्स ए न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन द मिनरो बुक पर्सपेक्टिव का प्रकाशन? तो सबसे पहले क्या होता है? तो सबसे पहला आता है लोक सेवा के लिए उच्च शिक्षा पर हनी रिपोर्ट। यह आती है 1967 में। फिर आती है लोक प्रशासन के सिद्धांत एवं व्यवहार पर फोल्डिया कॉन्फ्रेंस। ये होती है, ये भी 67 में ही होती है। फिर आता है मिनरो बुक कॉन्फ्रेंस, ये 68 में। और टुवर्ड्स ए न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये आती है 71 में। तो बी आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, संगठन का सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो संगठन का सिद्धांत कौन सा नहीं है? सामूहिक उत्तरदायित्व, सोपानिका, नियंत्रण की सीमा, या एकीकरण? तो सामूहिक उत्तरदायित्व जो है संगठन का सिद्धांत नहीं है। लोक प्रशासन के सीमा क्षेत्र को प्रशासनिक सिद्धांत और अनुप्रयुक्त सिद्धांत में निम्नलिखित में से किसने विभाजित किया है? तो एच वॉकर, फेरल हेडी, एफ ए निग्रो, या निकोल सैनरी? तो ये किया है एच वॉकर ने। पंचायतों के लिए संवैधानिक स्वीकृति की मांग करने वाली प्रथम समिति कौन सी थी? बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, संस्थानम समिति, या जी वी के राव समिति? तो पंचायतों के लिए संवैधानिक स्वीकृति की मांग करने वाली प्रथम समिति थी अशोक मेहता समिति। और इसमें जो है, इसमें काफी इफेक्टिव नहीं हुई ये अशोक मेहता समिति, क्योंकि जनता सरकार थी और उसका पतन हो गया था कुछ समय बाद। उसके बाद जो 1986 में आती है एम एल सिंघवानी, एल एम सिंघवानी समिति।
यह भी पंचायती राज के संवैधानिक स्वीकृति की मांग करती है। उपागम के रूप में विकास प्रशासन पर निम्नलिखित में से किसने जोर दिया? तो रिक्स, फेंसोर्ड, हेडी, विडनर ने। तो सभी नहीं दिया था, चारों नहीं दिया था भाई, उपागम के रूप में विकास प्रशासन पर। नेक्स्ट है, यह किसने कहा कि अहम स्थितियों में फिर भी राज्यों का परम सरोकार सत्ता के लिए नहीं परंतु सुरक्षा के लिए होता है? तो थॉमस सर्लिंग ने, केनेथ वॉल्स ने, बैरी बुजान ने या जॉन मार्सिमियर ने? तो ये बोलते हैं केनेथ वॉल्स। अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था का संस्थानिकवादी उपागम निम्नलिखित में से किससे से सिद्धांतों को लेता है? प्रोत्साहन संरचनाओं से, प्रत्योजन और एजेंसी से, ऐतिहासिक कारक से, सामाजिक कारक से? तो अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था का संस्थानिकवादी उपागम जो है वो प्रत्योजन और एजेंसियों से सिद्धांतों से लेता है। नेक्स्ट है, मोरावशिक के नव उदारवाद पर आधारित अंतरराष्ट्रीय कानून की 3 स्तरीय धारणा का प्रस्ताव किसने दिया था? एम बायरस ने, ए एम स्लाटर ने, कोस्टकन मिस्त्री ने या ए गुजमैन ने? तो ये देते हैं ए एम स्लाटर। सेमिनल रिपोर्ट एन एजेंडा फॉर पीस 1992 द्वारा अनुशासित प्रक्रिया का सही अनुक्रम बताइए। तो पीस कीपिंग, निरोध रंजन, शांति निर्णय या पीस मेकिंग? तो इसका सही अनुक्रम हो जाएगा, सबसे पहले आता है कूटनीति, फिर आती है पीस मेकिंग, फिर आता है पीस कीपिंग और लास्ट में आता है शांति निर्माण। तो 1 2 3 4 2 4 1 3 आएगा। वैश्वीकरण निम्नलिखित में से किसे सूचित करता है? तो वैश्वीकरण किसे सूचित करता है? समय, स्थान, स्पेंडीय, विश्व अर्थव्यवस्था का एकीकरण, लोगों के बीच अधिक्षेत्रीय संबंधों की वृद्धि या उपरोक्त सभी? तो वैश्वीकरण करता है सभी को। किसने कहा है कि यूनाइटेड स्टेट ने सिर्फ सुपर पावर है, कि यूनाइटेड स्टेट जो है वो न सिर्फ सुपर पावर है, वह हाइपर पावर है? तो हुवार्ट वेदराइन ने, रॉबर्ट गेट्स ने, रिचर्ड हॉस ने या पॉल कैनेडी ने? तो हुबार्ट वेदराइन कहते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स सिर्फ सुपर पावर नहीं, ये हाइपर पावर है। सूची 1 को 2 से मिलान करना है। यूएन कॉन्फ्रेंस के स्थल दिए गए हैं और मुद्दे दिए गए हैं। तो रियो डी जेनेरियो 1992 में क्या मुद्दा था? तो इसमें मुद्दा था पर्यावरण। वियना 1993 में क्या मुद्दा था? मानवाधिकार। कैरो 1993 में क्या मुद्दा था? जनसंख्या। और बीजिंग 1995 में महिलाएं। वे ऑफ पीस शीत युद्ध के दौरान किस संकट से संबंधित है? क्यूबन मिसाइल, हंगरी, कोरिया या स्वेज नहर? तो वे ऑफ पीस कब आता है? ये 1961 में। 1961 में। तो ये किससे संबंधित है? ये है क्यूबन मिसाइल से। काली विधवाएं, ब्लैक विडोज, महिला आतंकवादी है, वे किस देश में है? आपको देखनी चाहिए, एक ब्लैक विडो मूवी भी है हॉलीवुड की, वो इसी के ऊपर आधारित है। तो वो किस देश की आतंकवादी हैं? पैलेस्टीन की, चेन्या की, श्रीलंका की, लेबनान की? तो वो चेचन्या की है। चेचन्या देश है बच्चों, देख लो, ऐसे ऐसे देश अभी तक आप लोगों ने नाम भी नहीं सुने। एशिया के साथ भारत का मिलन वचनबद्धता की कल्पना में स्पष्ट
अभिव्यक्त किया गया था, यह किसने स्पष्ट बताया है? तो इंदिरा गांधी, सरदार पटेल, महात्मा गांधी या पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो एशिया के साथ भारत का मिलन वचनबद्धता की कल्पना से स्पष्ट अभिव्यक्त किया गया था, ये जवाहरलाल नेहरू बताते हैं। कथन कारण है, नेहरू ने भारत को एशिया में अपनी वैध भूमिका अदा करने से रोकने वाले कारक और शक्तियां या तो एक सीमा तक कम हो गई या पुनः परिभाषित किए गए। ठीक है, क्योंकि कारण क्या देते हैं, क्योंकि अपने राष्ट्रीय हितों को पूरा करने की कोशिश करने के लिए शीत युद्ध का अंत और भारत के लिए सामरिक जंग का विस्तार व्यापक हो गया है। तो ये दोनों ही बातें राइट है और व्याख्या भी सही है, तो आंसर ए राइट हो जाएगा। फिर है, शांति के क्षेत्र के रूप में भारतीय महासागर पर घोषणा के संबंध में संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली प्रस्ताव 2832 कब अंगीकृत किया गया? तो 1970, 71, 72, 73। तो शांति के क्षेत्र में भारत सागर पर घोषणा के संबंध में संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली द्वारा प्रस्ताव दिया गया था 1971 में। द फिलोसफी ऑफ जे.एस. मिल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? एम काउंसलिंग, जे ग्रे, आर पी आंसुचूज, जे डब्ल्यू मुलर। तो द फिलोसफी ऑफ द जेम्स मिल्स की नामक पुस्तक के लेखक हैं आर पी आंचूस आंचूज। किसने कहा है, आदमी वही होता है जो वह खाता है, यानी कि जैसा आप खाओगे वैसे आप होते चले जाओगे। तो मार्क्स, एंजल्स, लेनिन या फ्यूर फ्यूरबॉक। तो फ्यूरबॉक ने ये कहा कि आदमी जैसा खाता है वैसा हो जाता है, और ये कहाँ पे कहते हैं? ये मार्क्स ने थीसिस ऑफ फ्यूचबर्ग 1945 पुस्तक में लिखा था। सूची 1 को 2 से मिलान करना है। चिंतक हैं और उनकी प्रमुख अवधारणाएं हैं। तो बेंच, गातियर, डिवोरिन डिवोरकिन और नॉजिक। तो बेज क्या बात करते हैं? बेज की अवधारणा क्या है? वैश्विक न्याय पर। गातियर बात करते हैं पारंपरिक लाभ के रूप में न्याय, और डिवोरकिन बात करते हैं इक्वेलिटी पर, और नॉजिक न्याय पर का हदाकारी सिद्धांत, हकदारी सिद्धांत। फिर है, तिलक द्वारा लिखी पुस्तक निम्नलिखित में से कोई एक नहीं है। तो बताना है कौन सी एक नहीं है। दी ओरियन, आर्कटिक होम इज इन वेदास, गीता रहस्य या लाइफ डिवाइन। तो लाइफ डिवाइन जो है वो तिलक की नहीं है, ये अरविंदो घोष की है। एल्विन टॉफलर ने अपनी पुस्तक पावर शिफ्ट में शक्ति के प्रकारों में निम्नलिखित में से एक किसकी चर्चा नहीं की है? हिंसा की, सामाजिक संरचना की, संपत्ति की या ज्ञान की। तो एल्विन टॉफलर जो है अपनी पुस्तक पावर शिफ्ट में शक्ति के प्रकारों पर चिंता करते हैं, हिंसा पर, संपत्ति पर, ज्ञान पर, लेकिन सामाजिक संरचना पर नहीं करते। फिर निम्नलिखित में से किसने दावे के साथ कहा कि आधुनिकरण को अत्यधिक विभेदित राजनीतिक संरचना और राजनीतिक शक्ति और सत्ता के समाज के सभी क्षेत्रों में विचरण के साथ संबंधित किया जा सकता है? तो मैक्स वेबर, टालकोट पार्सनर, एस एन आइजनाइज्ड या वॉल्ट डब्ल्यू रोस्टोव। तो ये बोलते हैं एस एन आइजनस्टाड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस चिंतक ने शेरों और लोमड़ियों की अवधारणा दी है? तो शेरों और लोमड़ियों की अवधारणा किसने दी है? रॉबर्ट माइकल्स ने, सी राइट्स मिल ने, विलफ्रेड पेरेटो ने या ब्रह्म ने। तो ये देते हैं विलफ्रेड पेरिटो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैक्शनल पॉलिटिक्स
इन इंडिया स्टेट, इंडियन स्टेट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो फैक्शनल पॉलिटिक्स इन इंडियन पॉलिटिक्स स्टेट्स के लेखक हैं पॉल और ब्रास। सूचना के अधिकार को परिवर्तित करने वाला विश्व का प्रथम देश था? नॉर्वे, यूएसए, स्वीडन या फिनलैंड? तो सूचना के अधिकार को प्रस्तावित करने वाला विश्व का प्रथम देश था स्वीडन। और जिसने कब की थी सूचना की प्रस्तावना को? ये क्या था 1766 में। 1766 में। और भारत ने सूचना पाने का अधिकार अधिनियम कब किया? 2005 में। भारत। नेक्स्ट है, पर्यावरण पर निम्नलिखित संधियों को सही आरोही क्रम में लगाएं। तो अंटार्कटिक संधि, क्योटो प्रोटोकॉल, यूएन का समुद्र कानून और जैव सुरक्षा कार्टनोज प्रोटोकॉल। तो सबसे पहले क्या आता है? अंटार्कटिक संधि, ये आती है 1949 में। फिर आता है क्योटो प्रोटोकॉल, ये आती है 1907 में। फिर आता है यूएन समुद्र का समुद्री कानून, ये आता है 82 में। और जैव सुरक्षा का कार्टनोज प्रोटोकॉल आता है 2003 में। ये सारे 19 हैं बच्चों। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें। और अगर आपको किसी भी टॉपिक पे या किसी भी थिंकर से रिलेटेड या कुछ भी और है पेपर 1 पेपर 2 का, तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। और क्लास को शेयर ज़रूर किया कीजिए और लाइक ज़रूर करें। इस क्लास को आप लोग देखते हैं, लाइक नहीं करते, बताओ एक लाइक बटन दबाने में आपका क्या जाता है। सब्सक्राइब करें चैनल को, सपोर्ट करोगे आप लोग तभी तो हम मोटिवेट होकर आप लोगों के लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट निकाल के लाएंगे। हम भी मेहनत कर रहे हैं और आप लोग इतने बड़े लेवल पे हो गए, इतने बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, फिर भी आप लोगों को ये बातें कहनी पड़ रही हैं। थोड़ा खुद में भी सेम महसूस होता है कि बार बार बच्चों को बोलना पड़ता है। तो थोड़ा सा ध्यान दें इस चीज़ों पर, प्लीज़ सपोर्ट करें। आप भी अपनी तैयारी बूस्टअप करें। सभी ऑथेंटिक क्वेश्चंस हैं, सभी प्रीवियस ईयर एग्जाम हैं आपके। ये नहीं कि क्वेश्चन अपने आप से बना रखे हैं या बस वैसे ही है। आप लोग अपनी टाइम के साथ इसको टाइम बाउंडेड करके सोल्व करें। क्लास को म्यूट करके स्पीड को तेज़ करके क्वेश्चन के आंसर करें। जो आपको आंसर नहीं आता है उसको नोट डाउन करें नंबर को, बाद में उसको क्लास ओपन करके देखेगा आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए हैं और फिर उसकी प्रैक्टिस करें। थैंक यू बच्चों, गुड लक।